सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम आज के लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे एटम का, और एटम किन से कंपोज होके बन रखा है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और किनने करी। और उसके बाद हम चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला हमारा और कितना निकला, हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम जाएंगे आर्य मिलिकन के जो पॉपुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जो कि हमें ये बताता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वो कितना होता है। हम लास्ट में उसे पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि जो फिजिक्स है इसमें कैसे एप्लीकेशन, और साइंस में जो आर्य मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस और कैसे ये यूज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। सो जो एटम होता है, एटम होता क्या है। सो हम एटम की डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या फिर हम इसे यूनिट भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जो एटम शब्द है ये ग्रीक शब्द से डिराइव हो रखा है, एटोम्यू, जिसमें ए मीन्स होता है नॉन और टोम्यू मीन्स क्या होता है, कटेबल। मीन्स जो एटम होता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, या यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस है जो कि हम फर्दर जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम जो है एक शब्द से डिराइव हो रखा है, एटोम्यू। इसको अच्छी तरह लिख देता हूं, ए एंड TOMIO, ए एंड टोम्यू। तो जो ये शब्द है, जो ये एटम शब्द है, ये एटोम्यू, ये ग्रीक शब्द है जिससे डिराइव हो रखा है, जिसकी जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि ये नॉन कटेबल है। सो जो एटम होता है, एटम तीन सब एटमिक पार्टिकल से मिलकर कंपोज होता है। पहला होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है दूसरा होता है प्रोटॉन, और जो तीसरा सब एटमिक पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। तो ये जो बेसिक चीजें ये तो हमने नाइन्थ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो चौथा चैप्टर था फिजिक्स में, जो केमिस्ट्री में जो उसका चौथा चैप्टर था नाइन्थ में, और उसमें हमने बोर्स मॉडल तक देखा था कि बोर्स मॉडल तक क्या क्या हुआ था। वो सारी चीजें हम यहाँ दोबारा देखेंगे, दोबारा उन चीजों का रिवीजन होगा, और वो मॉडल कितने गलत थे और क्या और लिमिटेशन थी जो हम नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ पाए थे, जो हमारे लिए समझना मुश्किल था। वो कौन सी ऐसी लिमिटेशंस थी जिसे जिसकी वजह से जो ये मॉडल था, बोर्स मॉडल था, वो भी फेल हो गया। और उसके बाद एक नया मॉडल ऑफ एन एटम आया जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। तो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम इस चैप्टर के दौरान, इस प्ले लिस्ट में। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है एटम की जो हर किसी को पता होती है। तो हम जो एटम है, एटम की जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं इनकी सबकी एक एक करके डिस्कवरी में जाएंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें एटम के बारे में हम समझ लेते हैं कि एटम आखिर होता क्या है। तो एटम के जो चीज़ें बुक में दिए रहते हैं कि जो एटम होता है ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, BUIL, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो एटम होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मीन्स किसी भी मैटर को जो बनाते हैं। मैटर मीन्स एनीथिंग, इस दुनिया में कोई भी जो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है, वो सब मैटर है। तो जो ये मैटर है जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसके पास होता है कुछ मास, तो वो क्या है, मैटर है। तो जो मैटर है, मैटर को अगर कोई भी बना रहा है तो वो कौन बना रहा है, एटम बना रहा है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है एटम की। जो ये मैटर है उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। मीन्स अगर जो जिस बिल्डिंग में हम हैं इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, ब्रिक्स है, वैसे जो मैटर है उसको भी तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी ना जो उसे बिल्ड कर रही है। तो वो जो चीज इसको मैटर को बिल्ड कर रही है या किसी भी सब्सटेंस को बिल्ड कर रही है वो क्या है, एटम है। इसलिए एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोलते हैं। तो जो एटम की डिस्कवरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो एटम था ये फर्स्ट टाइम इसकी जो बात थी, इसके बारे में जो डिस्कशन था वो बहुत सालों पहले, बहुत सेंचुरीज पहले एंशियंट इंडिया और ग्रीक फिलोसफर्स ने कर दिया था। और एक पॉपुलर फिलोसफी इंडियन फिलोसफर महर्षि कर्णाटकिया जिनने कहा था कि अगर हम किसी भी गोल्ड पीस को अगर हम नाइफ से कट करते रहें तो अल्टीमेटली हमें एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने उसी उसी जो पार्टिकल था, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, उसे अणु कहा था, जिसे हम अब इंग्लिश में एटम एटम के रूप में पढ़ने वाले हैं। और उसकी अंदर, एटम के अंदर क्या होता है, हम इस लेक्चर, इस
ना इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें नहीं देखने वाले हैं कि एटम क्या है, क्या हमें ये देखना है कि जो एटम है, एटम के अंदर क्या चल रहा है भाई। अब हमें ये देखना है कि जो एटम है, एटम के अंदर क्या चलने वाला है हमारा। तो जो एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी है हमें वो करनी है। बस आज तो हम ये देखेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है, और उसके बाद ये जो अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो स्टार्ट करो। डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है। तो डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें वो ये है कि इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड इन सीआरटी। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इन सीआरटी एक्सपेरिमेंट, इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे ट्यूब, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो कैथोड रे होती है वो होती क्या है, और सीआरटी एक्सपेरिमेंट था क्या, और इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो तब तक के लिए ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन था वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा कैथोड रे के बारे में ले लेते हैं हम। जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे डिस्कवर हो रखी थी। विच वर इनविजिबल, विच वर इटसेल्फ इनविजिबल, जो कि क्या थी, अपने आप में इनविजिबल थी, इटसेल्फ इनविजिबल, बट देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, बट देयर, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस थी उसे फेल्ट कर सकते थे हम। ये इनविजिबल थी लेकिन इनकी प्रेजेंस को क्या कर सकते थे हम, बट देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस थी उसको हम फेल्ट कर सकते थे। क्योंकि कैसे फेल्ट कर सकते थे, जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज साइन व्हेन स्ट्राइक्स, जब ये क्या हो जाती है, जब ये स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक द फ्लोरिसेंट मटेरियल, फ्लोरिसेंट मटेरियल, जो जो कैथोड रेज होंगी वो क्या करेंगी, वो साइन करा देंगी किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल को, या साइन करेंगी जब किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल से टकराएंगी। फ्लोरिसेंट मटेरियल, जो कैथोड रेज होंगी वो साइन करवा देंगी किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल को जब उससे स्ट्राइक करेंगे। और जो फ्लोरिसेंट मटेरियल उसका एक एग्जांपल है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। तो हमें दो चार चीजों का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन था उसको डिस्कवरी कर रखी थी सीआरटी एक्सपेरिमेंट। तो सीआरटी एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, इनडायरेक्टली भी थी। डायरेक्टली कैथोड रेज की डिस्कवरी हो रखी थी, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड, और इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है। कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बने रहती हैं कैथोड। मतलब अगर कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई तो हम एक्सपेरिमेंट से भी पता कर लेंगे जो कैथोड रे है वो कंपोज किससे कंपोज हो रखी है, वो तो वो कंपोज रखी होगी इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन से कंपोज भी है तो हम उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कैथोड रे डायरेक्टली डिस्कवर हो रखी थी इस एक्सपेरिमेंट में, जो कि अपने आप में इनविजिबल थी, लेकिन इनकी प्रेजेंस को फेल्ट किया जा सकता था। फेल्ट कैसे करेंगे हम इसकी प्रेजेंस को, जो कैथोड रे होती है वो साइन करा देती है किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल को। मीन्स अगर ये कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज यहाँ से यहाँ को जा रही हैं, और मैंने एक स्क्रीन अगर इधर पे लगा दिया, तो जब ये इससे टकराएंगी, जब इसे ये स्ट्राइक करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन मारेगा। तो ये साइन तो ये साइन मारेगा, ये जो फ्लोरिसेंट मटेरियल होगा। और उसका एग्जांपल जो है, जो हमें याद भी रखना होगा कि ये क्या है, जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड की स्क्रीन में इसे इल्यूमिनेट कर देगा। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है इसे अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है और कैसे होता है। उससे पहले इसे नोट कर लो। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीआरटी एक्सपेरिमेंट। आखिर एक्सपेरिमेंट कैसे करा।
तो उस चीज पे हम फोकस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था इसका, और ये कैसे कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले सीआरटी एक्सपेरिमेंट में जो सीआरटी है इसका मतलब क्या है? सी स्टैंड फॉर कैथोड। सी का मतलब क्या है? कैथोड, और आर का मतलब है रे, और टी का मतलब है ट्यूब। मीन्स जो ये एक्सपेरिमेंट होता है कैथोड रे ट्यूब के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है कैथोड रे के अंदर, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रखते हैं। तो जो कैथोड रे ट्यूब होती है उस ट्यूब को हम इधर पे ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली एक सिंपल ट्यूब होती है, बस ये एक सिंपल सी ट्यूब है, और इस सिंपल सी ट्यूब में हम कनेक्ट कर देते हैं दो इलेक्ट्रोड और एक बैटरी से, और इस बैटरी में एक टर्मिनल हम पॉजिटिव कर देते हैं और एक टर्मिनल हम नेगेटिव कर लेते हैं। तो बैटरी हम अभी इधर पे लगाएंगे, और बैटरी की भी एक कंडीशन है, बैटरी की भी एक कंडीशन है कि जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज बैटरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमें हाई वोल्टेज की बैटरी होनी चाहिए, और जो इधर पे प्रेशर होना चाहिए। और ये जो ये है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने कुछ गैस भर दी है, इस ट्यूब के अंदर हमने गैस भर रखी है, और ये जो गैस है, ये जो गैस है, गैस का बहुत कम प्रेशर होना चाहिए। मीन जो गैस अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ट्यूब की वॉल्स में, या फिर अंदर जो गैसियस प्रेशर है, वो गैसियस प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। जो प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर की कंडीशन ये है कि लो प्रेशर होना चाहिए। तो जो ये दो कंडीशन है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, ये जो ये दो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये दो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो करंट इधर से जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसे, तो जो करंट होता है वो करंट इसमें फ्लो होने लग जाता है, बावजूद इसके कि जो गैस होती है वो क्या होती है? इंसुलेटर होती हैं, जो कि हमें अच्छी तरह पता है कि गैसेज आर वेरी गुड इंसुलेटर। जो गैसेज होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं। तो आखिर ये कंडक्टर कैसे बन जा रही है इन दोनों कंडीशंस में? जब ये दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो गैसेज कंडक्टर बन जाती हैं और करंट फ्लो होने लग जाता है सर्किट में। इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट तो है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। जो रेट होता है फ्लो ऑफ चार्ज का उसे हम करंट बोलते हैं। तो इधर पे करंट फ्लो होने लग जा रहा है। आखिर वो करंट आ कहां से रहा है, बात तो ये है। तो जब हम इधर पे लो प्रेशर दे रहे हैं और इधर पे हाई वोल्टेज रख रहे हैं, ये हाई वोल्टेज बैटरी है, एच मीन्स हाई वोल्टेज वाली बैटरी है, और इधर पे प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है गैस का। अंदर हमने गैस ले रखी है और इस गैस का प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है, और इधर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो चार्जेस इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जे थॉमसन ने थी, उनकी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो कुछ रेज हैं जो इधर से स्टार्ट हो रही हैं और इधर की ओर जा रही हैं, कुछ रेस टाइप की चीजें हैं, कुछ रेस टाइप है जो कि रेस की तरह कोई एक बीम है जो कि इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर को जा रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर को जा रही है, और इनका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है, मीन स्ट्रेट लाइन है। मीन्स वो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे जा रही है उसके बाद ऐसे बेंड कर रही है, ऐसा नहीं होगा। वो जाएंगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, जैसा कि हमारी जो लाइट की रेज होती हैं जो कि ये क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन करती हैं, और वो भी ऐसा ही स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगी। कौन? कैथोड रेज। और इनका नाम जो कैथोड रे है इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये थी ये कैथोड से ओरिजिनेट होती थी और किसकी ओर जाती थी? एनोड की ओर जाती थी। क्योंकि इनका ओरिजिन कैथोड से होता था, इसलिए इसका जो नाम है इसका नाम कैथोड रेज रख दिया। क्योंकि जो इधर पे है नेगेटिव साइड से अगर लग रखा है तो इधर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाली इलेक्ट्रोड पे, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट है तो इधर पे पॉजिटिव। तो ये हमारी कैथोड हो जाएगी और ये हमारी एनोड हो जाएगी। तो कौन सी कैथोड होगी कौन सी एनोड होगी उसको समझने के लिए हम, उसको याद करने के लिए हम हमारे पास एक ट्रिक भी है कि कौन सी कैथोड होगी और कौन सी एनोड होगी। मीन्स कैथोड में कैसा चार्ज होगा और एनोड में कैसा चार्ज होगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है, जो कैथोड होगी वो कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगी। जो कैथोड होगी वो किसको करेगी अट्रैक्ट? कैटाइंस को। और हमें पता है कि जो कैटाइंस है वो तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जो अट्रैक्ट कर रहा है उसे नेगेटिव होना पड़ेगा, तो कैथोड का हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। और जो एनोड होती है वो एनाइंस को अट्रैक्ट करती है, और एनाइंस तो नेगेटिव होते हैं, तो एनोड को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि एनोड इधर पे पॉजिटिव है और जो कैथोड है उधर पे क्या है? नेगेटिव है। तो ये जो रेज हैं वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम? कैथोड रेज बोल रहे हैं। और ये जो रेज हैं ये इनविजिबल है। जो ये रेज हैं वो क्या है? इनविजिबल है, इनविजिबल है ये रेज।
लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है उसे हम फेल्ट कर सकते हैं अगर हम कुछ फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाएं तो, जो कि हमने पहले पढ़ा कि जैसे कुछ फ्लोरिसेंट मटेरियल अगर हम लगाएंगे जैसे जिंक फॉस्फाइड, जैसे जिंक जिंक फॉस्फाइड की अगर हम इधर पे स्क्रीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो उसको इल्यूमिनेट कर देगा या फिर उसे साइन कर देगा। तो जब इसके कांटेक्ट में जिंक फॉस्फाइड या अदर फ्लोरिसेंट मटेरियल्स आएंगे तो क्या करेंगे, वो साइन करेंगे, तो उसकी प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हैं। वैसे असल में ये क्या है, इनविजिबल है एक्चुअल में, लेकिन इनकी प्रेजेंस को फेल्ट किया जा सकता है। और अगर हम किसी नेगेटिवली चार्ज प्लेट को अगर इधर पे लगाएं, अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज मींस इसमें नेगेटिव 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 चार्ज है इधर पे, तो ये क्या करती है, वैसे तो इसका जो पाथ होती है वैसे वैसे इसकी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ होती है। इसकी जो पाथ होती है स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ होती है इसकी। लेकिन जब हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट को अगर इधर पे रखते हैं इसके आसपास, तो ये क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये डेविएट हो जाती है। एक्चुअल में तो ये जो होती है इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, लेकिन जैसे ही इसमें नेगेटिव प्लेट को इसके आसपास लगाते हैं तो ये क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो ये डेविएट हो जाती है अपनी पाथ से और कहाँ चले जाती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने अब क्या किया, अब ये किया कि ये जो ये थी, ये तो हमारी कैथोड रेस की और इनका स्ट्रेट लाइन मोशन था, कैथोड से निकलती थी और एनोड की ओर जाती थी। ठीक है, अब हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना लिया, नेगेटिवली चार्ज थी, अब हमने इसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना दिया। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना दिया तो क्या हो गया, अब पॉजिटिवली चार्ज अगर प्लेट अगर हमारी पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट होगी तो ये फिर डेविएट होगी अपनी पाथ से, फिर डेविएट होगी और इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगी। मींस अपनी पाथ से डेविएट होगी और किस ओर जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर। तो ये क्या शो करता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अगर हम लगाते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम प्लेट लगाते हैं तो ये अपनी पाथ से डेविएट हो जाता है, नेगेटिव से ये रिपेल होता है और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है। तो इससे पता चलता है कि ये नेगेटिव जो ये कैथोड रेज है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जो कैथोड रेज है वो नेगेटिव है, इससे हमें ये पता चल जाता है। तो हम और उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। तो कैथोड रेज इधर से इधर को जा रही है, ओके, इधर से इधर पे जा रही है कैथोड रेज, हमने ये मान लिया। तो अब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगाया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, कि ये जो ये कैथोड रेज हैं, ये क्या हमारी, ये कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज हैं ये वाली हमारी, जो ये वाली है ये कैथोड रेज हैं। और ये जो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारी कैथोड रेज है और ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम इसमें राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड अगर ये और हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो अगर कोई नेगेटिव चीज मूव कर रही है, अगर कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये तो पता ही है। कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या फिर कोई भी करंट, करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज होता है कहीं भी, तो उस चार्ज में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और जो फोर्स लगता है उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे हम, वो जो 12th क्लास में फॉर्मूलेज आएंगे हमारे, उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सेकंड चीज है उसकी डायरेक्शन में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जो नेगेटिव चार्ज की जो क्या होती है, डायरेक्शन होती है, उसकी अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, ठीक है। तो ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन नीचे को हो गई, क्योंकि ये वाली जो वो होती है, ये वाला जो फिंगर होता है फील्ड को डिनोट करता है और ये वाला करंट को डिनोट करता है। तो फील्ड अगर नीचे को है और करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लो ऑफ कैथोड इस साइड है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी इसके अपोजिट होगी। तो करंट की अगर हमारा फील्ड की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ को होगी। तो इसका मतलब जो वो होगा वो आउट ऑफ द बोर्ड के बाहर आएगा, मींस बोर्ड के बाहर को आएगा। मींस जो ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज का जो डेविएशन होगा इस बार परपेंडिकुलरली हमारे बोर्ड के आगे साइड को होगा।
तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट थे ये तो अच्छी तरह प्रूफ कर देते हैं, ये अच्छी तरह प्रूफ कर देते हैं कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। मीन जो कैथोड रेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हमने, पॉजिटिव चार्ज लगा के, नेगेटिव प्लेट लगा के, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी लगा लिया हमने, और उसके बाद हमने ये देखा कि वैसे ये स्ट्रेट लाइन पाथ कर रही थी, और उसके बाद और ये स्ट्रेट लाइन पाथ कर रही थी, ये कैसे एक्सपेरिमेंट से पता चला? तो इसके लिए हम कुछ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए। तो हम देखते हैं, हल्का सा इधर पे इरेज करते हैं। तो हमने इधर पे फिर से एक एनोड बना ली और फिर से एक अपनी ट्यूब बना ली, और ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी कैथोड रे। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे कर रही थी, कैसे पता चला? क्योंकि हम जैसे ही अगर हल्का सा भी अगर इधर पे जिंक फॉस्फाइड की अगर स्क्रीन रख दें, इसके जस्ट ऊपर रख रहे हैं हम, मीन्स ये हमारा ये वाला पॉइंट था, इधर से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर में जिंक फॉस्फाइड की अगर स्क्रीन रखता हूँ तो ये इल्यूमिनेट नहीं करती है, ये साइन नहीं करती है। लेकिन जस्ट नीचे अगर मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं इसको हल्का सा अगर नीचे करूंगा, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इतना पार्ट साइन करेगा। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करती तो ये वाला पार्ट भी इल्यूमिनेट होता, लेकिन ये तो करती है स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन करने की वजह से वही पार्ट इल्यूमिनेट होता है जो कि इसके स्ट्रेट लाइन में आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो मोशन होता है इसका वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो अब हम जो कैथोड रे, जो हमारी जो ये होने वाला है, ये जो कैथोड रेज आ रखे हैं, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जो अच्छे ऑब्जर्वेशन है उनको दोबारा से देखेंगे। उससे पहले इसे नोट कर लो। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कुछ। तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में जाते हैं कैथोड रेज की। तो नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे कि कैथोड रेज की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लिखो मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। तो इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं हम। तो पहला इसका ये पॉइंट है कि these rays travels in straight line, these rays travels in a straight line, ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ये दो फील्ड्स हैं, इनकी absence में ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जब ये दो फील्ड्स आ जाती हैं तो ये अपनी पाथ से डेविएट हो जाती है इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की absence में क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि these rays are itself invisible, these rays are itself invisible, ये जो रेज होती हैं इनविजिबल होती हैं, बट देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, but their presence can be felt by लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है उसे फेल्ट किया जा सकता है, और उसकी जो प्रेजेंस है उसे कैसे फेल्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो जो ये कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज illuminate the जिंक फॉस्फाइड स्क्रीन, जिंक फॉस्फाइड की जो स्क्रीन होती है, तो जो कैथोड रेज होती है वो इल्यूमिनेट करती है जिंक फॉस्फाइड की स्क्रीन को। ठीक है, तो मीन्स अगर कैथोड रेज जारी है और मैंने क्या कर दिया, बीच में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी और ये आगे को मूव कर रही है, तो ये जो जिंक फॉस्फाइड की जो स्क्रीन है वो क्या होने लग जाएगी, इल्यूमिनेट होने लग जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं वो साइन मारने लग जाएगी। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमने लिख लिए। और जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो रेज सेल्फ इनविजिबल इन द अब्सेंस कैन बी फेल्ट बाय, ये तो पहला तो हमने अच्छी तरह देख लिया कि जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, और जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के पास रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इसकी प्रेजेंस को हम फेल्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो जिंक फॉस्फाइड की स्क्रीन होती है उसे इल्यूमिनेट कर देगा।
ये 3 पॉइंट्स हो गए। और इसका जो चौथा पॉइंट्स होगा कैथोड रे का, वो ये होगा कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैथोड रेज है आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस यूज्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस यूज्ड, मतलब कौन सी हम गैस यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ गैस यूज्ड, कौन सी गैस हम यूज कर रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट है ये। तो ये पॉइंट हमें ये सजेस्ट करेगा ना, मीन्स अगर हम इस कैथोड, अगर ये कैथोड ट्यूब है जो हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने ले रखी थी, तो अगर हम इसके अंदर कोई भी गैस रख लें, इसके अंदर हम कोई भी गैस रख लें चाहे, लेकिन जो ये कैथोड रेज है ये निकलनी है, मतलब अगर मैं हीलियम रखूंगा तब भी कैथोड रेज की प्रेजेंस को फेल्ट करूंगा, चाहे आर्गन रख लूँ, चाहे क्रिप्टॉन रख लूँ, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चाहे कोई भी गैस रख लें हम, वो क्या होने वाली है, जो ये कैथोड रेज है इंडिपेंडेंट है टाइप ऑफ गैस यूज्ड, मतलब वो निकलनी है, उसकी प्रेजेंस को हम फेल्ट करेंगे ही करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हर टाइप के मटेरियल के, मीन्स हर एटम के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें नेगेटिव चार्ज तो है, हमने ये मान लिया। तो इस बात ने हमें ये सजेस्ट कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर है। और जो ये कैथोड रेज होती है, जो ये कैथोड रेज होती है, होती क्या है, तो कैथोड रेज को हम सिंपली इलेक्ट्रॉन की बीम भी कह सकते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जो मूव करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से इधर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम है। और बीम क्या होता है, बंडल ऑफ रेज, बीम क्या होता है, बंडल ऑफ रेज, रेज का बंडल होता है बीम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कैथोड रेज की, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज बाय मास रेशियो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 11th में तो सिर्फ ये दे रखा है कि जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है वो क्या होता है करके, लेकिन अब हम यहाँ पूरी मेथड के साथ ये देखेंगे कि जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है वो जे थॉमसन ने उसे अच्छी तरह कैसे कैलकुलेट करा, उसे हम अच्छी तरह देखने वाले हैं। तो हेडिंग लिख लो, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है वो क्या होता है, क्योंकि रदरफोर्ड है ना, इसमें कितना चार्ज होता है वो बता पाए थे, ना ही ये बता पाए थे कि इसमें कितना मास होता है। उससे पहले ये जो चीजें थी, ये जो दो वैल्यूज थी, मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों जो वैल्यूज थी ये क्या थी, ये अननोन थी, इससे पहले पता नहीं था। और इसके बाद भी हमें ये पता नहीं था कि इनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है, हमें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन का, बट हमें उसका रेशियो मिल गया था। इसका रेशियो हमें कैसे मिला था उसे हम सही से देखते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम मूव करा रहे हैं, ओके स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, हमें पता है, क्योंकि कैथोड रेज का जो डायरेक्शन होती है, जो कैथोड रेज निकलती है और वो कौन सी पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। तो इसे इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए इस पाथ में और इस इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए इस पाथ में। तो हम सिर्फ कंसिडर करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यहाँ को मूव कर रहा है। अब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या करेंगे हम, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, मोशन करेगा। मान लो कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड को है, ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड को है और मैंने ये इस साइड को पहले जा रहा था, तो इसकी पाथ क्या हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है तो ये इसको, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको यहां को ले जाना चाह रहा है तो इसकी पाथ ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है,
इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, तो इसकी जो पाथ हो जाएगी वो ये हो जाएगी, अगर ये ऐसे जा रहा था तो पहले। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अगर इधर पे रख दी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने ये दोनों फील्ड हैं, इन दोनों फील्ड को इस टाइप से एडजस्ट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डेविएशन जो है, मैग्नेटिक फील्ड से जो डेविएशन आ रहा है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड से डेविएशन आ रहा है, वो क्या कर दूंगा मैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेविएशन के बराबर कर दूंगा, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या होगा, डेविएशन होगा। इन दोनों के डेविएशन को अगर इक्वल कर दूंगा, मतलब इक्वल फोर्स यहाँ को भी लग रहा है और इक्वल फोर्स यहाँ को भी लग रहा है, तो ये क्या चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, न ये यहाँ को जाएगा ना ही ऊपर को जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर को फोर्स लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाना चाह रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी पाथ में जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इक्वल लगा दूं। तो अब हम इधर पे लॉरेंज फोर्स देखेंगे, जो कि हम 12th में पढ़ते हैं। तो जो बेसिक सा होता है वो मैं बता देता हूँ कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज फोर्स वो फोर्स की वैल्यू होती है, लॉरेंज फोर्स की वो वैल्यू होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन पे लगाता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगाता है या मूविंग इलेक्ट्रॉन पे लगाता है जो चार्ज है, उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में हम देख लेते हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। जो लॉरेंज फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा, जहां पर जो थीटा जो एंगल होगा, थीटा एंगल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो वाली डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उन दोनों डायरेक्शन के जो बीच का एंगल होगा वो थीटा क्या होगा, वो हमारा थीटा होगा। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में फॉर दिस एक्सपेरिमेंट हमने एडजस्ट किया है कि वो थीटा हो, वो थीटा 90 डिग्री के एंगल पे हो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने ये 90 डिग्री अगर रख दिया तो QVB क्या हो जाएगा, QVB साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो जो लॉरेंज फोर्स को अगर मैं V से डिनोट कर लूं, V लॉरेंज फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, QVB। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स जो होगा मेरा QVB के बराबर होगा। और ये जो फोर्स है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर को जो फोर्स लगा रहा है, अगर ये इधर को ले जाने वाला फोर्स अगर QVB है, तो नीचे को ले जाने वाला जो फोर्स है वो इसी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऊपर को ले जाने वाला फोर्स अगर QVB है तो नीचे को ले जाने वाला फोर्स भी इतना ही होना चाहिए। और नीचे को ले जाने वाला फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है। जो ऊपर को ले जा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, ये वाला ऊपर को जो ले जा रहा है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है। और जो नीचे को ले जा रहा है वो वाला कौन सा फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। और ऊपर को ले जाने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसे भी इसके बराबर ही इक्वल होना पड़ेगा ताकि ये आगे को चले जाए। तो ठीक है, तो जो इसको नोट करो। उसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैं उसे ई से डिनोट करूं, अगर ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने प्लेट रख रखी है जो कि इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपने साइड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इधर पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो फोर्स होगा, जो इसके वजह से जो फोर्स होता है वो होता है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो F इक्वल टू Q इंटू ई हो जाता है। और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वो प्लेट जो हमने लगा रखी है इधर पे, एक प्लेट लगा रखी है हमने जो कि इसे अपनी ओर खींच रही है, और ये कितना फोर्स लगाती है, Q इंटू ई। तो लॉरेंज फोर्स भी, और जो ये फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे 12th के कॉन्सेप्ट हैं। तो इधर पे हमें सिर्फ ये देखना है कि F इक्वल टू क्यू ई होता है। और जो लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स को अगर मैं बी से कर रहा हूँ, या फिर मैं चलो इसे F1 से कर लेता हूँ, इसे F2 से डिनोट कर लेता हूँ, क्योंकि इधर पे बी भी दोनों सेम हो जाएगा ना। तो इसको मैं F2 से कर लेता हूँ और इसे F1 से डिनोट कर लेता हूँ।
तो F1 इक्वल टू क्यू इंटू ई और F2 इक्वल टू क्यू वी बी, और साइन थीटा हमारा इधर पे 90 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा इधर पे 1 हो गया। तो इसे नोट कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमने इस सेटअप में, उसके बाद ये हमने सेटअप बनाया है उसके बाद हमने क्या किया है, तो इसे नोट कर लो। तो इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो हमें पता चल गया कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स मैंने क्या लिया था, मैंने मैग्नेटिक फोर्स को F1 ले रखा था, मैग्नेटिक फोर्स को F2 ले रखा था, और जो मैग्नेटिक फोर्स को मैंने F2 ले रखा था, जो F2 जो था वो ऊपर की डायरेक्शन में था। तो एक बार हम जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, एक बार लगा के देखते हैं कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ को होगी, तो अगर मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बोर्ड के आउटर में कर रखी है, मींस मैग्नेटिक फील्ड आगे से इस साइड को आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ को आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो हमारी उंगली है उसे मैं यहाँ को लगाऊंगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ को आ रहा है तो मैं इस फिंगर को यहाँ को लगाऊंगा, क्योंकि ये जो ये वाली 4 फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। तो ये इधर से आगे को आएगा, और ये जो ये वाली उंगली है ये करंट को डिनोट करती है, करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट में होती है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। तो जो मोशन होगा, जो फोर्स होगा, या फिर जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स लगेगी मेरी, तो ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई, आई से मैं करंट को डिनोट कर लेता हूँ। और जो F2 है मैग्नेटिक फोर्स, वो ये वाली डायरेक्शन हो गई, और जो वो होगा वो परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम द बोर्ड, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मींस आउट ऑफ द बोर्ड, और ये तीनों में क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी, और ये भी 90 डिग्री एंगल। मतलब अगर ये y एक्सिस में है, ये x एक्सिस में है, तो ये कौन सी एक्सिस में हो जाएगा, z एक्सिस में हो जाएगा। तो ऊपर को फोर्स चले आ रहा है, जो फोर्स, क्योंकि ये पहले से ऐसे मूव कर रहा था, तो इस फोर्स की वजह से इस पाथ को फॉलो करेगा, और इस फोर्स की वजह से ये इस पाथ को फॉलो करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पाथ है, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो पाथ फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, जो कि हमने 11th में देख रखा है। तो प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इधर पे वो यूज नहीं करना है, हमें 12th के कुछ कॉन्सेप्ट को देखना है। और हम ये वाली, अगर सिंपली इसको हटा दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड को, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए तो इसकी पाथ ही हो जाएगी, और ये भी एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है, क्योंकि इसको एक इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है, और उसके बाद एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि इसको नीचे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिसने प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है तो वो थोड़ा सा इसको समझ सकता है। तो हमने इतना देख लिया। अब अगर 20 से मूव कर रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मैंने जो ये नीचे को जो फोर्स आ रहा है QE, जो ये फोर्स आ रहा है QE, ये किसके इक्वल होगा, QE भी साइन थीटा के इक्वल होगा, मतलब QVB, और साइन थीटा तो इधर पे हमारा 90 था, तो साइन थीटा साइन 90 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो QVB को मेरा कितना होना पड़ेगा, इक्वल टू Q इंटू E होना पड़ेगा ना, मतलब ये वाले फोर्स को इस फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा। तो हमें पता है कि इधर पे जो चार्ज है वो चार्ज कितने किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो मैं इधर पे E लिख दूंगा, इधर पे V इंटू बी इक्वल टू Q इंटू, और Q की जगह मैं दोबारा से इधर पे E रख लूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इंटू E कर दूंगा। तो E से E मेरा इधर पे कैंसिल हो जाएगा, और V इक्वल टू बी अपॉन ई, V इक्वल टू बी अपॉन ई हो जाएगा मेरा। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और एक मेरी सेकंड इक्वेशन ये आएगी, और मेरी एक सेकंड इक्वेशन में ये लिख सकता हूँ कि जो QVB है इक्वल टू mv² अपॉन r। तो जो ये 12th में पढ़ ले होंगे या फिर जो ड्रॉपर्स होंगे उन्हें तो ये अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये 12th का कॉन्सेप्ट है। अगर 11th वाले हो तो सिर्फ इसकी वैल्यू याद करके खुश हो जाना। तो जो QEB है इक्वल टू mv²/r है, इधर पे Q की वैल्यू मैं दोबारा E रख दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और V है, और मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों रख रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो जो QEB है इक्वल टू mv²/r है, तो E इंटू V इंटू बी इक्वल टू m इंटू v² अपॉन r। तो V से एक V मेरा इधर पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो E m को मैं इधर पे ट्रांसपोज करके इधर पे ले आऊंगा, E अपॉन m ले आऊंगा इक्वल टू, इधर पे एक V बच रखा है अपॉन B इंटू
आर पहले से मेरे पास था। ये मेरी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। और हमें ये 12th में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी चार्ज को 90 डिग्री पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, ठीक है, 90 डिग्री पे अगर मैंने इसे फेंका, तो ये कैसी पाथ फॉलो कर लेता है, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेता है, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेता है। तो लेट ये सर्कुलर पाथ क्या होती है, वो ये होती है। तो जब ये इधर से इधर को जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कॉन्स्टेंटली परपेंडिकुलर फोर्स लगता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, जिसकी वजह से वो टेंजेंशियल फोर्स हमेशा क्या बन जाता है, एक सर्कुलर पाथ बना लेता है, क्योंकि वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये सर्कुलर पाथ बना लेता है। तो सर्कुलर पाथ जब ये बनाता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कौन बन जाता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर बन जाता है, और मैग्नेटिक फोर्स तो QV के बराबर है, तो ये mv²/r के बराबर बन जाता है, क्योंकि जो QVB है वो एक्ट करने लग जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह। और हमने इधर पे थीटा 90 रख रखा था, हमें पता था कि हमने एडजस्ट कर रखा है थीटा को 90 डिग्री के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा बन जाएगा। तो जो QVB है वो mv²/r के बराबर हमने रख के E/m = V/VR रख दिया। तो V, तो V की वैल्यू अगर मैं उठा के इधर से इधर पे रख लूं, V की वैल्यू इधर से इक्वेशन सेकंड में रख लूं, तो E/m = V की जगह मैं B रख लूंगा, अपॉन V की जगह अगर मैं इधर पे B/E रख लूंगा, V की जगह अगर मैं B/E/m = V/B × R, अगर मैं V की जगह अगर B/E रख लूंगा तो इधर पे B/E × B × R हो जाएगा मेरा। तो मैंने V की जगह ये रख दिया, तो QVB को मैंने QE के बराबर रख रखा था, क्योंकि ये दोनों फोर्स को इक्वल होना चाहिए था। तो E से मेरा E इधर पे कैंसिल हो गया था, और जो मेरा इधर पे वेलोसिटी थी V = क्या आ गया था, E/B आ गया था, तो इधर पे E/B आ जाएगा, इधर पे B/E नहीं, इधर पे E/B आ जाएगा। तो फिर मैंने इधर पे वेलोसिटी V को E/B को मैंने इधर पे V की जगह रख दिया, तो V की जगह अगर मैं इधर पे E/m = V की जगह मैं रख दूंगा E/B को, और इधर पे पहले से B × R था, तो इसका मतलब यह है कि E/m = E/B² × R। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, मतलब कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन = E/B²R। अब हमें ये देखेंगे कि E जो है ये हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि E की क्या वैल्यू है, और B जो है B की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, हम खुद अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो पता होना चाहिए कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखी है, और जिस रेडियस में ये मूव करता है उसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से जो R है, R की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो जो ये R की वैल्यू है ये हमारी पता है, तो हमें E/m रेशियो क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्या वैल्यू आने वाली है, और ये उसके बाद क्या वैल्यू आने वाली है इसकी, और उसके बाद इस वैल्यू का यूज करके हम लोग RM मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इस वैल्यू का यूज करके हम कैसे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो RM मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकल जाता है, और उस इसका यूज करके हम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद निकालते हैं। तो इसे नोट कर लो। तो मैं इसे इरेज करने के लिए जा रहा हूं। तो अब हम E/m रेशियो देख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, जो हमने देख रखा था कि ये आती है E/B² × R। तो E तो हमें कैलकुलेट कर, हमें पहले से पता है, और B² भी हमने दे रखा है तो हमें पता है, तो और रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इनकी जब हम वैल्यूज रखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जब हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg।
तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम, कूलम होती है चार्ज की एसआई यूनिट। तो ई बाई एम का जो वैल्यू आती है वो आती है, जो ई अपॉन एम वैल्यू होती है वो आती है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इस वैल्यू को देख लेना, और जो 11th वाले हैं इसे याद कर लेना, और जो 12th वाले हैं या फिर ड्रॉपर हैं वो तो पूरा इसकी मेथड समझ सकते हैं कि वो ये कैसे निकला, ये जो ये है ये कैसे निकला, और 11th वाले सिर्फ इसको याद कर सकते हैं। तो ई बाई एम की हमारा ये निकल गया। और बाद में आर ए मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, आर ए मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताता है कि ई की वैल्यू कितनी है। तो ई की वैल्यू जब हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इतनी ई की वैल्यू आती है ये आर ए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल जाता है। तो जो आर ए मिलिकन के ऑयल ड्रॉप अगर मैं ई की जगह अगर ये रख लूँ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और मास की जगह मेरे को मास अननोन है, तो मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, जब मैं 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी अगर मैं ये कर दूंगा, तो मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करके और 1.75 को ये वाला टर्म इधर पे ट्रांसपोज करके मैं कर सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन 1.75 इंटू 10⁻, ये -19 आएगा, तो इधर पे 11 कूलम पर केजी, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे जब ये कट के जब आएगा ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻34 केजी, और केजी क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9.1 इंटू 10⁻34 केजी, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ये बहुत ही कम है, ये क्या है नेग्लिजिबल के बराबर, नेग्लिजिबल, ये बहुत ही कम है, मतलब -34, मतलब कि एक केजी है उसको 10⁻34 टाइम्स हम क्या कर दे रहे हैं, 10⁻34 टाइम्स एक केजी को हम कट कर दे रहे हैं, या फिर एक केजी के इतने पीसेस कर दे रहे हैं, तो कितना छोटा वो बनेगा। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे नेग्लिजिबल करते हैं कंसीडर। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और आर ए मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ाई करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय।